तो अब समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैसे क्या हुआ, कैसे राज्य बने, इनके बारे में पूरा विस्तार डिस्कस करेंगे। 1948 एसके धर आयोग बनाया गया। 1948 में एसके धर आयोग बनाया गया। इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एसके धर। यह आयोग इसलिए बनाया गया कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए, भाषा के आधार पर किया जाए या किसी और विषय को लेकर के किया जाए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट एसके धर कमेटी और जेवीपी कमेटी ने 1949 में रिपोर्ट दी थी। कब दी थी? 1949 में रिपोर्ट दी थी। और जब इन्होंने कहा कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए, इसके लिए एक आयोग बनाया गया, एसके धर आयोग। फिर उसके ठीक बाद कांग्रेस ने क्या किया? 1948 में जो है एक जेवीपी कमेटी बनाई। कहा कि एसके धर आयोग ने कहा कि जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, वो प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से राज्यों का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद तुरंत कांग्रेस ने 1948 में एक जेवीपी कमेटी बनाई और जेवीपी कमेटी जब तक वो अपना अंतिम निर्णय दे पाता तब तक कि दक्षिण में मद्रास एरिया में क्या हुआ, एक पोट्टू श्रीरामुलु जो नाम का व्यक्ति था 1956 में भूख हड़ताल पे बैठ गया। और भूख हड़ताल पे बैठ गया, उसने कहा कि हमारा राज्य अलग बनाना चाहिए। यहां पे कहने लगे कि तमिल वाले और तेलुगु वाले एक साथ नहीं रह पाएंगे, तमिल वालों का एक अलग राज्य बनाना चाहिए, तेलुगु वालों का एक अलग राज्य बनाना चाहिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू आराम से अपने कमरे में सो रहे थे। जैसे ये बात पता चली कि पोट्टू श्रीरामुलु 56 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ जब तक अपना राज्य नहीं बनवाऊंगा अलग, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। और उनकी पोट्टू श्रीरामुलु की 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई, वहां के जो व्यक्ति थे, जो वहां पे जो समूह थे, जो वहां पे संगठन थे, वो भारी आंदोलन किया। वो लोग अब बैठ गए कि ये लाश तब तक नहीं जाएगी जब तक राज्य का गठन नहीं हो जाएगा एक अलग। पंडित जवाहरलाल नेहरू आनंद फानन तुरंत वहां पे पहुंचे और जब देखा कि इतना भारी आंदोलन हो रहा है तो उन्होंने उसी वक्त कहा कहां है कागज वागज लाइए, हम अभी हस्ताक्षर करते हैं, और आंध्र प्रदेश एक राज्य बना दिया। जैसे ही एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, उसके बाद
सारे राज्यों में बात होने लगी कि हमारा भी एक अलग राज्य होना चाहिए। अगर किसी को एक चीज मिल जाती है ना, तो सब सोचते हैं कि हमको भी अब एक चीज मिलनी चाहिए। वही चीज हुआ क्या राज्यों के साथ। अब जब हर जगह आंदोलन होने लगे, उसके बाद 1953 में राज्यों का गठन करने के लिए एक बहुत जटिल समस्या सामने आ खड़ी हुई कि अब राज्यों का निर्माण हम किस आधार पर करेंगे। और इसी को देखते हुए एक फजल अली आयोग बनाया गया। फजल अली आयोग 1953 में बनाया गया। फजल अली आयोग में 3 मेंबर्स थे, 3 सदस्य थे। एक तो खुद फजल अली थे और दूसरे हृदयनाथ कुंजन और के.एन. पाइकर। फजल अली उन्नीस सौ 1953 में फजल अली आयोग बनाया गया। 3 सदस्य की एक आयोग बनाया गया। उसमें एक फजल अली थे और हृदयनाथ कुंजन थे और के.एन. पाइकर थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस आयोग में कितने सदस्य थे, तो 3 थे। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें आपको टिक करना होगा। दिया होगा हृदयनाथ कुंजन, एस.के. धर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो आपको क्या टिक करना है, तो आपको टिक करना है हृदयनाथ कुंजन। या फजल अली होगा तो फजल अली, अगर के.एन. पाइकर होगा तो के.एन. पाइकर को टिक करेंगे। अब जब ये आयोग बनाया गया तो इन्होंने कहा कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होगा, लेकिन केवल एकमात्र ही भाषा आधार नहीं होगी। इन्होंने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर तो होना चाहिए, लेकिन एकमात्र आधार भाषा नहीं होगी। और जब इन्होंने अपनी संस्कृतियों में ये चीज कही, भारत का राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, उसके बाद एसआरसी प्रतिवेदन एसआरसी प्रतिवेदन 7वां संविधान संशोधन, उन्नीस 1956 किया गया। 1 नवंबर 1956 प्रभावी रूप से लागू हो गया। प्रभावी रूप से लागू हो गया। और इस तरह से हमारे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कौन कौन से राज्य थे? कौन कौन से राज्य थे? 14 राज्य। यहां देख लीजिए आप, चौदह राज्य का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश। टोटल 20।
तो कौन कौन से 14 राज्य थे देखेंगे। तो 14 राज्य कौन कौन से? तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, मद्रास, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? दिल्ली, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और उस टाइम जो थे वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन आज दिनांकित 27 जुलाई 2021 को 28 राज्य हो गए, मतलब कि दोगुना राज्य हो गए। पहले 14 थे, अब 28 हो गए। तो 28 राज्य और हो गए और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो जो जम्मू कश्मीर जो आज आप देखते हैं, ये पहले 5 अगस्त 2019 के पहले क्या हुआ करता था? ये राज्य हुआ करता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद श्री मोदी सरकार ने क्या किया? इसको 2 बड़े हिस्सों में विभाजित कर दिया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, एक लेह लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां तक कि और फिर बताया था कैसे क्या अलग हुआ। तो उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड बनाया गया। ये सब चीजें मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में आपके साथ कि कौन सा राज्य कैसे क्या अलग करके क्या बनाया गया। ठीक है, तो आज भी हमारे देश में डिमांड होती रहती है। अपने ही उत्तर प्रदेश को कहते हैं 4 भागों में बांटिए, एक बुंदेलखंड, इस तरह तरीके से 4 क्षेत्रों में विभाजित करिए। और ये मायावती सरकार ने बिल लाए भी थी, मायावती सरकार ने, लेकिन नहीं हो पाया जब तक इसमें केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। तो खाली मायावती जी ने बिल पेश करवा दिया था, पास भी करा लिया था, लेकिन नहीं हो पाया। वो सोचती थी कि 4 बड़े हिस्सों भागों में बटे। ठीक है, तो यहां तक कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आप लोगों ने बेरुबारी नाम तो सुना ही था, मैंने आपको बताया था बेरुबारी में क्या कहा गया था। तो संविधान प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी। तो ये चीज मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर दूं। ये आपका वेस्टर्न पाकिस्तान है और ये आपका ईस्टर्न पाकिस्तान है। तो जो आप आज बांग्लादेश देख रहे हैं, ये पहले ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान। ये क्या है? पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज आप पाकिस्तान देखते हैं। अब यहां पर एक क्या था? एक बेरुबारी नाम का एक आइसलैंड था, यहां पर ईस्ट पाकिस्तान और भारत के मध्य में। और फिर हम बताएंगे अगले लेक्चर में आपके साथ कि पाकिस्तान जो है वो कैसे ईस्टर्न पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान में कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद कैसे बांग्लादेश एक मुल्क उभर बनकर एक सामने आया। इसमें इंदिरा गांधी ने कितनी हेल्प की थी प्रधानमंत्री जी ने। तो इसके संक्षेप में पूरा आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं बेरुबारी का जो टॉपिक है। अब यहां पर जो लोग रह रहे थे तो उनकी ज्यादातर रिश्तेदारी कहां थी? ईस्टर्न पाकिस्तान में थी। अब बेरुबारी में जो व्यक्ति रह रहे थे तो उनकी जो रिश्तेदारियां हुआ करती थी, यहां पे लोग मछलियां मारते थे और मछलियां मार करके वहां बेचे जाते थे। तो जो एक हिसाब से व्यापार का भी एक माध्यम था और एक रिश्तेदारी की माध्यम थी कि यहाँ की जो बेटी और बच्चे हुआ करते थे उनका विवाह यहाँ ईस्टर्न पाकिस्तान में हुआ करता था, और ईस्टर्न पाकिस्तान के जो लोग हुआ करते थे उनका ब्याह शादी विवाह कार्यक्रम यहाँ पे हुआ करता था। मतलब एक दूसरे के प्रति
रिलेशनशिप या रिश्तेदारी में थे, और यहाँ के लोग मछली मार करके यहाँ पे बेचने जाते थे, तो एक उनका व्यापार का सिस्टम भी चलता था। अब जैसे ही ये अलग हुआ पाकिस्तान और भारत, यहां पे लोगों को नागरिकता किसको मिल गई? भारत की नागरिकता मिल गई लोगों को, क्योंकि ये पार्ट किसका था? भारत का था। अब जब यहां पे भारत की नागरिकता मिल गई तो पाकिस्तान ने कहा अब हमारे यहां आना जाना बंद करिए। अब यहां जो लोग रह रहे थे कहने लगे अच्छा मजाक किया आपने। उन्होंने कहा मैं कैसे आना जाना बंद कर दूं, क्योंकि मेरी रिश्तेदारियां तो यहां हैं। अब किसी व्यक्ति की ससुराल अगर यहां है, अगर पाकिस्तान कह दे कि आप मत आइए, तो कोई व्यक्ति मानेगा कि मैं अपनी ससुराल ना जाऊं? तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये जो बेरुबारी है ये हम ईस्टर्न पाकिस्तान को दे दें। अब ये लोग बिना यहां के जो इनका व्यापार चल रहा था, जो रिश्तेदारियां थी, तो उनके बिना नहीं रह पाते। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? बेरुबारी को किसको? ईस्टर्न पाकिस्तान को दे दिया। और जैसे ही ये बात कही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि बेरुबारी ईस्टर्न पाकिस्तान को दे दिया जाए, वैसे ही देश में भारी विरोध हुआ। जगह जगह पर, रास्तों में, नुक्कड़ चौराहों पर, घरों में बहुत भारी विरोध हुआ कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। इसका मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक छोटा सा आइसलैंड है, अगर मैं ईस्टर्न पाकिस्तान को दे दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? तो ऐसे आप चाहे तो पूरा भारत दे दो जाके किसी को, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। और जब ये विरोध हुआ और संसद में भारी विरोध हुआ, संसद में जो विपक्ष के नेता थे वो कहने लगे ये क्या कर दिया आपने। और उस समय नवयुवक जो विपक्ष पार्टी थी वो नवयुवकों की थी, और उस टाइम वो जो सांसद थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, एकदम नवयुवक। अच्छा, उस समय की बात बताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे वो एक कद्दावर नेता थे। जैसे आज मोदी सर, जैसे आज मोदी जी की लहर चलती है, लोग मशहूर हैं, उसी तरह के पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने टाइम पर एक कद्दावर नेता, एक 7 फीट के लंबे, और एक अलग उनका ही रुतबा होता था। अटल बिहारी वाजपेयी सांसद चुन के संसद में गए और उन्होंने क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? जब ये सब हुआ उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इसने कहा कि आप जो है ये आइसलैंड आप किसी भी क्षेत्र, मतलब किसी भी दूसरे देश को आप नहीं दे सकते हो। इन्होंने कहा एक अलग अपनी नियम प्रक्रिया होती है, उसके तहत आप जो है, क्योंकि आप ही केवल नहीं है कि जिसको मन जो चीज हुई उठा के दे दिया। प्रस्तावना मैंने आपको बताया था, संविधान जैसे आप खोलोगे फर्स्ट फ्रंट पे आप प्रस्तावना लिखी, उसमें क्या लिखा है? हम भारत के लोग। किसकी? तो हम भारत के लोग। जब सब लोग चाहेंगे तब ये चीज यहां जाएगी। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुंजी, प्रस्तावना बताया था संविधान की कुंजी बेरुबारी संदर्भ में। ये 1958-1960 की बात है।
और उन्होंने कहा एक अलग इसकी नियम प्रक्रिया होती है, सारी विधानसभाओं से पेश करके, अगर जब सब विधानसभाओं से पास हो जाता है फिर इसको संसद में रखा जाएगा, जब संसद में पास हो जाता है तो इसको आप दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सोचा अच्छा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी उनकी सरकार थी और काफी राज्यों में कांग्रेस की सीट थी उस समय, और इन्होंने क्या किया, सारे विधानसभाओं से पास करवा लिया और पास करवा के संसद में रखवा के संसद को पास करवा कर क्या किया, इनको दे दिया, बेरोजगारी दे दिया। कहा ऐसे नहीं तो ऐसे मानो। अब इसी तरीके से एक मामला हुआ था कच्चा दीव का। ये श्रीलंका, तो यहीं पर इसी तरह के ये भी ये तमिलनाडु का एक इलाका पड़ता है, तमिलनाडु के इलाके में पड़ता है, सी में, तो इस पर भी एक विवाद उठा था। और इसको भी जो इंदिरा गांधी थी वो एक यात्रा पे गई थी श्रीलंका, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके पास तो बहुत कुछ है और एक छोटा सा जो आइसलैंड तमिलनाडु के बगल में है, इसका आप क्या करेंगे, ये हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 999 वर्ष के लिए ₹1 वार्षिक, ₹1, मात्र ₹1 वार्षिक 999 वर्ष पर लीज पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, किराए पे। इन्होंने कोई पास नहीं करवाया किसी भी विधानसभा से कोई भी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 999 वर्षों के लिए ₹1 के रेंट के आधार पे दे दिया कि कहा आप ले लीजिए। तो अधिकार तो भारत का है इस पर, लेकिन वो क्या करता है, किराया देता रहता है ₹1 वार्षिक 999 वर्षों के लिए। तो इसे आप जो बेरोजगारी के बीच में आप सुनते हैं तो एक नेहरू मून एग्रीमेंट, तो वो यही है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। और आज भी ये जो है, तो ये किसके पास है, श्रीलंका के पास है। अब जब श्रीलंका ने यहां पर आके कब्जा कर लिया, अब जब यहां पे कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद जब यहां की उसकी मिलिट्री हो गई, उसकी पावर हो गई, सब कुछ हो गया, अब श्रीलंका यहां पे स्टैब्लिश हो गया पूरी तरीके से कि आप आइए, अब ले जाइए हमसे। उस समय डॉक्टर मनमोहन की सरकार थी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने मनमोहन से बातचीत किया, उन्होंने कहा कि अब जल्दी से मेरा ये जो आइसलैंड है इसको खाली करवाइए। अब मनमोहन तो चुप रहते ही थे, गवर्नमेंट कोई और चला रहा था। लेकिन उस समय 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक अपना चुनाव लड़े थे, और उन्होंने कहा था, और उन्हीं को दृश्य को देखते हुए उन्होंने तमिलनाडु की जनसभाएं संबोधित की, और तमिलनाडु की जनसभाओं में कहा कि आने वाले समय में अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं इस आइसलैंड को तमिलनाडु के हवाले कर दूंगा, तमिलनाडु की सरकार को ये दे दूंगा। और 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से विजयी हुए, और उसके बाद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में भी भारी बहुमत से जीते, और उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, और दूसरे कार्यकाल में भी अभी तक उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई अभी डिस्कस नहीं हुआ है कि ये दिया जाएगा, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, ठीक है। तो यहां तक कि मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया। अगर यहां तक कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई हो
तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, पूरी तरीके से निष्पक्ष हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप उसमें टाइप करके भेजिए और मैं उसको तुरंत देख के आपका रिप्लाई करूंगा। और जैसे ये टॉपिक कवर होता है फिर आप लोगों को मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और आप जहां पर भी हैं खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।